हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सपोज हम एक बिल्डिंग से इसको कंपेयर करते हैं। तो सपोज कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो बिल्डिंग किससे बनेगी? वो बिल्डिंग बनेगी बहुत सारे ब्रिक्स से। ठीक है, बहुत सारे ब्रिक्स को आपस में मिला करके क्या बनेगी? बिल्डिंग बनेगी। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ये किससे बनी है, किस पे खड़ी हुई है? इसका एक बेस है। ठीक है, तो वो बेस क्या है? सपोज ये जो ब्रिक है ये अपने आप में क्या है? ये एक फंडामेंटल यूनिट है इस बिल्डिंग का। ठीक है, कि जो ये ब्रिक है ये इस बड़े बड़े इस पार्ट, इस बड़े भाग का जो है एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इस बड़ा जो ये बड़ा बिल्डिंग है उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो क्या है? ब्रिक। तो ऐसे ही जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट है या वो एनिमल है या माइक्रोब्स हैं, ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, ये भी इनका भी जो है एक फंडामेंटल यूनिट है और वो क्या है? वो है सेल। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा भी है, चाहे वो सिंगल सेल से बना है चाहे वो मल्टीपल सेल से बना है, बना किससे है? वो सेल से बना है। ठीक है, जो सेल है वो क्या है? वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, वो जो सेल है उस पे ही जो है उस पे ही कुछ नया बन रहा है, उसमें ही कुछ चेंज हो रहा है और क्या 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 हो रहा है? लाइफ इवॉल्व हो रही है। तो पहले एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल जो है डिवाइड होके 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। सो अलग अलग ये डिविजन्स चलते गए और क्या हुआ? एक स्टेज ऐसी आई जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। तो चाहे कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी बने किससे हैं? सेल से ही बने हैं। तो सेल क्या हुआ? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ। अब फंडामेंटल यूनिट होने के साथ साथ जो सेल है हमारा, ये स्ट्रक्चरल ठीक है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, पहले हम ये समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इस बिल्डिंग को बनाने में, जो एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने में जितने भी ब्रिक्स लगे हैं, अगर हम किसी भी एक ब्रिक को ले लेते हैं तो जो प्रॉपर्टीज उस एक ब्रिक की होगी वही प्रॉपर्टीज तो वो सारे ब्रिक की होगी। क्लियर? तो बिल्कुल ऐसे ही जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो चाहे एक सेल से बना है चाहे मल्टीपल सेल से बना है तो वो सेल। तो वो जो सेल है उन सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही होगा। तो जो वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेल क्या हुआ? वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। अब साथ में ये फंक्शनल यूनिट भी है। कैसे? तो जो एक सेल है, सपोज जो हम वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग, हम जो है अपने लाइफ में जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं? तो न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे प्रोसेस हम करते हैं। तो सेम यही सारे प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल जो सेल है ये भी परफॉर्म करता है। ये भी जो है न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सारा कुछ ये सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब जो ये सिंगल सेल है ये अपने आप में ही कंप्लीट है, पूरा है। ठीक है, आप सिंगल सेल को ले लो, ठीक है, तो ये सिंगल सेल है, ये अपने आप में सरवाइव करने के लिए कैपेबल है। तो इसीलिए जो ये सेल है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। बिकॉज ये सारे फंक्शंस जो है, ये सिंगल सेल है तो वो सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर लेता है, चाहे वो मल्टी सेल है या सिंगल सेल है। ठीक है, तो जो बेसिक चीज है वो क्या है? सेल। तो सेल क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर हो गया? जो सेल है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सेल क्या है? एक तरह से बेस है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज सेल अपने आप में एक लाइफ है। ठीक है, लाइफ का मतलब ही हुआ सेल। तो ये था जो है सेल के बारे में कुछ बातें।
तो सेल क्या, सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं सेल डिस्कवरी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेल डिस्कवरी। अब जो ये सेल डिस्कवरी है ये बिना माइक्रोस्कोप के पॉसिबल है क्या? नहीं, बिना माइक्रोस्कोप के सेल देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके बारे में हम स्टडी कैसे करेंगे? तो जो ये स्टडी ऑफ जो ये सेल है ये कब इसमें प्रोग्रेस हुआ? जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ। तो जो माइक्रोस्कोप है इट इज फर्स्ट, जो माइक्रोस्कोप है इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, इन्होंने जो है एक सेल्फ डिजाइन, इनका खुद का डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद डिजाइन किया था। और उस माइक्रोस्कोप में सबसे पहले इन्होंने सेल देखा। तो इन्होंने जिस चीज में सेल देखा वो क्या था? वो था कॉर्क। कॉर्क का मतलब जो ट्री होता है, ठीक है, ट्री का जो ट्रंक पार्ट है उसके बाहर जो बार्क होता है, ठीक है, बार्क जो कि एक तरह का क्या है? डेड टिश्यूज है, ठीक है, डेड पार्ट है। तो जो डेड पार्ट है उसमें उन्होंने जो है उसके थिन स्लाइसेस लिए, बिल्कुल थिन स्लाइसेस, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब उन्होंने ये डेड सेल जो कि कॉर्क है इसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको बहुत सारे जो है ऐसे छोटे छोटे से सेल्स नजर आए। सेल्स का मतलब ये जो छोटे छोटे से हनी कॉम जो है, हनी कॉम का जो कंपार्टमेंट है इस तरह का कुछ नजर आया। ठीक है, अगर आप एक छत्ते को देखें, मधुमक्खी के छत्ते को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बने होंगे। ठीक है, तो इन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस हर एक कंपार्टमेंट को जो है एक लिटिल रूम से कंपेयर करते हुए इसको सेल टर्म दे दिया। ठीक है, तो ये था कंट्रीब्यूशन किसका? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा और प्रोग्रेस हुआ, स्टडी जो है थोड़ी फास्ट हुई बिकॉज माइक्रोस्कोप आ चुका था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं वो कौन थे? वो थे लीवेनहुक। ठीक है, तो जो लीवेनहुक साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या डिस्कवर किया? तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने तो सबसे पहले जो है एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया था कॉर्क में, लेकिन उसके बाद जो पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व हुआ उसे किसने ऑब्जर्व किया? लीवेनहुक ने। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है पॉन्ड वाटर, पॉन्ड का जो वाटर होता है वो स्टेबल होता है, एक जगह ही होता है, बहता नहीं है, तो फ्रेश वाटर नहीं होता है ना, वो इकट्ठा पानी होता है। तो उसमें जो है छोटे छोटे माइक्रोब्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक्सीडेंटली इन्होंने क्या किया, जो पॉन्ड वाटर है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया इनसाइड द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो उनको उसमें बहुत छोटे छोटे से जो है कुछ लिविंग क्रिएचर्स नजर आए। ठीक है, तो जो है लीवेनहुक जो थे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स देखा। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या देखा? लिविंग सेल देखा। तो ही ऑब्जर्व लिविंग सेल। ठीक है, इससे पहले भी सेल ऑब्जर्व हुए थे, ठीक है, लेकिन वो डेड थे। ठीक है, लिविंग सेल पहले किसने ऑब्जर्व किया? लीवेनहुक ने। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हुआ, ये स्टडी जो है आगे चलती रही। तो अब क्या हुआ, सेल के बारे में जो है काफी जो है स्टडीज चलती रही। और क्या हुआ, काफी टाइम के बाद, ठीक है, ये जो डिस्कवरी के बाद जो है काफी टाइम तक जो स्टडी थी, जो डिस्कवरीज थी सेल को लेकर के काफी स्लो हो गई थी। बट क्या हुआ, काफी टाइम के बाद, ठीक है, काफी टाइम के बाद एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, कौन? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्राउन है ये आए और इन्होंने एक नई चीज जो है वो सेल में डिस्कवर की। वो क्या थी? वो थी न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है जब सेल को ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर इनको जो है कुछ एक डेंस सा, बिल्कुल डेंस सा सेंटर में कुछ दिखा। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ सेंटर में कुछ है डेंस सा। ठीक है, जिसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये जो तीन साइंटिस्ट हैं ये इनका जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन था ये क्लियर है? गुड।
अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, स्टडी ऐसे ही चलती तो चलती रही, ठीक है। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए परकुंजे, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसके अंदर ठीक है न्यूक्लियस है, ये बाहर कुछ है, ये आउटर मेम्ब्रेन, अभी आउटर मेम्ब्रेन क्या था इसका नाम अभी नहीं दिया था किसी ने भी, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो सेल है, जो ये बाहर का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितना भी पार्ट है, चाहे यहाँ से ये जितना भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, इसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया, ठीक है। तो आज के टाइम में हम जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस कहते हैं, तो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे पुरकंजे, ठीक है, इन्होंने जो है दोनों को ही मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को ही कंबाइन नाम दे दिया था, वो क्या था, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो है अंदर जो भी कुछ है, एक फ्लूइड सा कुछ है, उसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया कि अंदर कुछ फ्लूइड सा प्रेजेंट है, ओके। अब उसके अंदर क्या है वो उस टाइम तक अभी क्लियर नहीं था, ओके। अब ऐसे ही जो है आगे डिस्कवरी चलती रही और फिर क्या हुआ, फिर काफी इंपॉर्टेंट टर्म आया, क्या, सेल थियरी, देखिए आगे क्या आया, सेल थियरी। और ये जो सेल थियरी था इसे जो है दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक थे शेल्डन और एक थे स्वान, ठीक है। तो शेल्डन एंड स्वान जो थे, ठीक है, इन्होंने जो है सेल थियरी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो सेल है, जितने भी प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स हैं, ठीक है, दे आर कंपोज, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो बने किससे हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल द प्लांट्स, इनका पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं, ठीक है, सभी किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी कि जो सेल है, ठीक है, सेल क्या है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ का वो क्या है, वो सेल है। तो ये जो था ये सेल थियरी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इस जो स्टडी है वो इसी तरह से जो है चलती रही, आगे प्रोग्रेस होता रहा। एंड ये तो था 89, ठीक है, 39 में। इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, विर्चो, ठीक है, इन्होंने एक नई बात बताई, और वो नई बात क्या थी, ठीक है, इन द ईयर 1855 की इन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स जो नए बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, कि जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वही सेल डिवाइड कर रहे हैं और बार बार डिवाइड कर रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनसे ही जो है नया जो सेल है वो अब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है नए सेल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये है क्या, सेल डिस्कवरी, कुछ हिस्ट्री है सेल के बारे में, ठीक है, जिसको अभी हमने समझा। तो फर्स्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, जिनका एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने जो है कुछ डेड सेल्स ऑब्जर्व किए, किसके, कॉर्क के, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल, जिसमें इनको कुछ हनी कॉम्ब जैसा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आए और हर एक कंपार्टमेंट को जो है इन्होंने एक सेल कह दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लेवेनहुक आए, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम लिविंग सेल ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, किस चीज में, पॉन्ड वाटर में, ठीक है। इसके बाद स्टडी जो है काफी टाइम के लिए थोड़ा स्लो हो गई, और फिर क्या हुआ, फिर एक नई चीज सामने आई, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि सेल के अंदर एक डेंस पार्ट है एक डेंस पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके बाद फिर पुरकिंजे आए, ठीक है, जिन्होंने बताया कि जो सेल है उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। उसके बाद फिर सेल थियरी आई, जिसे किसने दिया, दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, शेल्डन एंड स्वान,
ठीक है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी सेल से बने हुए हैं, इसीलिए जो सेल है वो क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और फिर कौन आए, फिर विर्चो आए, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या बताया कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वही नए सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर, डिस्कवरी क्लियर सबको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ सेल, जो सेल है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम वो पढ़ते हैं। सो नाउ वी नो कि जो सेल है उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन हमें पता है, एंड वी नो कि जो हिस्ट्री है सेल की वो क्या है, ठीक है। अब हम जो है सेल के बारे में जानने से पहले हम जो है सेल के पार्ट्स क्या होते हैं उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा सेल की वैरायटीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो सेल है ये बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट शेप्स में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे शेप्स की बात करें तो बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं, लाइक बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे जिनका शेप जो है वो रॉड जैसा होता है, दे आर रॉड शेप्ड, ठीक है। जैसे बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप का होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो जो है स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, राउंड शेप में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कुछ जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पाइरल जो है वो स्पाइरल शेप में होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरुला, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। कुछ जो है स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप जैसे हमारे जो मसल फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स, उनका शेप स्पिंडल होता है। कुछ जो है स्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है, उनमें ऐसे स्ट्राइशन बने होते हैं। सो बहुत सारे, देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ जो है सेल्स हमारे जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन जो है सेल का, उनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं साइजेस पे। साइज की बात करें तो जो सबसे छोटा जो सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो सेल है, अगर हम उसकी बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, इट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा सेल है, छोटे साइज का सेल है। और अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो क्या है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच सबको पता है, तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, ठीक है, एग जो है वो भी एक सेल है, किसी का भी एग ले लो आप, वो जो है एक सेल है। तो जो ऑस्ट्रिच है उसका जो एग होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो हुआ लार्जेस्ट सेल। और अगर हम लेंथ वाइज बात करें, ठीक है, लेंथ वाइज तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, इट इज नर्वस, ठीक है, नर्वस सेल। जो हमारा नर्वस टिश्यू है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो वो किससे बना हुआ है, वो बहुत सारे जो है मिलियंस ऑफ नर्व सेल से बना हुआ है। तो जो नर्व सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ वैरायटीज हैं, ठीक है, शेप्स को लेकर के बहुत सारी वैरायटीज हैं, साइज को लेकर के भी बहुत वैरायटीज हैं। सो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है सेल के शेप्स और साइज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन की। तो जो सेल्स हैं इन्हें अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, इनको जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है इनकी, ठीक है। सो अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो सेल है इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। एक हो गया यूनिसेल्यूलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, एक हो गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनी जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल के होते हैं, लाइक बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। ये जितने भी जो सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है, ये सिंगल सेल्ड हैं, ये एक ही सेल से बने हुए हैं, ठीक है, सिंगल सेल से बने हुए हैं। और मल्टी सेलुलर क्या है, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम जो हैं हम मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से
मिलके बनी है। एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, बहुत सारे जो स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर, उनकी जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल से बनी है। तो ये क्लासिफिकेशन तो ये हो गया मल्टी एंड यूनी सेलुलर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके बॉडी में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो काम है वो अलग अलग टाइप्स के सेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है सेल में, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या है, सिंगल सेल है, तो यहाँ जितने और कोई ऑप्शन तो है नहीं, जो सिंगल सेल है वो अकेला ही सारे काम परफॉर्म करता है। तो इसीलिए कहा गया है जो सेल है वो अपने आप में ही पूरा है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो सेल है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर जो है ये दो में डिवाइडेड है। एक हो गया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली में सेल कैसा होता है। ये है सेल, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये बाहर हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर ये डेंस पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, और ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेल, ये बाहर से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। जो न्यूक्लियस है इसका भी अपना खुद का एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी खुद का एक प्रॉपर जो है बाउंड्री होती है उनकी, ठीक है। लेकिन जो सेल्स प्रोकैरियोटिक्स के अंदर में आते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब इन सेल्स में जो है, जो न्यूक्लियस है सपोज, तो न्यूक्लियस में एक प्रॉपर बाउंड्री होती है, लेकिन इन सेल्स के न्यूक्लियस में कोई बाउंड्री नहीं होती। न्यूक्लियस ऐसे ही जो फ्रीली यहाँ साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है। साथ ही जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं ये इनकम्प्लीट सेल है, इनका साइज बहुत छोटा होता है और साथ में ये इनकम्प्लीट है, प्रॉपर ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्रॉपर जो सेल का एक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, इसलिए इनको इनकम्प्लीट सेल्स भी कहा गया है, ठीक है। और इसी का अपोजिट है यूकैरियोट, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये क्या है, ये कंप्लीट सेल होते हैं। इनमें प्रॉपर एक बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस की एक बाउंड्री होती है, साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर बाउंड्री होती है। तो ये कंप्लीट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स हो गए जो कंप्लीट सेल हैं, अपने आप में पूरे हैं, और प्रोकैरियोट्स के हैं ये इनकम्प्लीट सेल हैं, जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इसको जो है अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें डाइवर्सिटी को लेकर कि सेल में जो है क्या डाइवर्सिटी है, कैसे क्लासिफिकेशन है, शेप जो है डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। देन उनके जो है अकॉर्डिंग टू नंबर जो है उनका जो अकॉर्डिंग टू नंबर जो ऑर्गेनिजम्स वो अलग अलग हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में बहुत ही कम जो है आते हैं, बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। और ये सारे मैक्सिमम सारे कैसे होते हैं, सिंगल सेल ही होते हैं, इनकम्प्लीट है। और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो यूकैरियोट्स में ही आते हैं, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे अपना मेन जो हमारा जो टॉपिक है, क्या, पार्ट्स ऑफ सेल। तो हम सेल के पार्ट्स पे फोकस करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल। तो जो पार्ट्स ऑफ सेल है, ठीक है, इसमें मेन जो पार्ट्स क्या आते हैं, सबसे पहले जो बाहर का जो बाउंड्री है, ठीक है, जैसे हमारी जो बॉडी है उसकी बाहर से वो किससे कवर्ड है, स्किन से। तो वैसे ही एक सेल जो है वो बाहर किससे कवर्ड होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है वो क्या है, सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है। देन वी कम टू साइटोप्लाज्म, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है,
ठीक है। अब यहाँ जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम जो है कंपेयर करके पढ़ते हैं किसी बलून से। तो सपोज एक बलून है, ठीक है, उसमें आप जो है एयर भरने की बजाय, जैसे होली में हम क्या भरते हैं, कलर्स भरते हैं ना, हम पानी भरते हैं उसमें, या रंग घोल के पानी उसमें भरते हैं, लिक्विड भरते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करें, एक बलून ले और उसमें पानी भर दें, ठीक है, पानी भर के हमने उसको बांध दिया। तो जो ये बलून जो हमारे पास आ गया, ठीक है, बलून जो हमारे पास आ गया जिसमें पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि एक सेल है। और जो वो बलून है, जो बलून की जो मेम्ब्रेन है आउट बाहर से, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, या जो बलून जो होगा, रबर पार्ट जो उसका बाहर का पार्ट होगा, वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना, वो हार्ड नहीं होगा, उससे आप प्रेस करोगे वो इजिली प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसा ही होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है, ठीक है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बलून के जैसा ही होता है, थिन है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। साथ ही जो है अगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, ठीक है, लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा होता है, ये लिविंग होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है, ये लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग पार्ट होता है सेल का। क्योंकि सेल में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो डेड भी होते हैं, ठीक है। जैसा कि चलो आगे जब हम टिश्यू पढ़ेंगे ना, तब आप वहां पे समझोगे कि इसके प्लांट्स में क्या क्या डेड होता है। बहुत सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स में जो डेड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लिविंग पार्ट है सेल का, ठीक है, लिविंग पार्ट है सेल का, थिन है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, ठीक है। इसके साथ ही ये बना किससे होता है, सो इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये जो है प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है। साथ ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक प्रॉपर जो है बाउंड्री प्रोवाइड करता है सेल को। जैसे जो पानी है जो आपने बलून में भरा है, अगर उस बलून को अगर आप क्या करो, एक प्रिक करके उसको फोड़ दो, तो पानी क्या होगा, पानी पूरा बिखर जाएगा, पानी पूरा बिखर जाएगा। तो क्या उस वाटर का जो अंदर कंटेंट था, पानी जो था, क्या क्या उसको एक बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्री थी वो उससे अलग हो गई। तो अब क्या हुआ, जो अंदर कंटेंट है वो सारा बिखर गया। वो पहले एक प्रॉपर शेप में था लेकिन बाद में पूरा बिखर गया, है ना। तो उस पूरा जो कंटेंट था वाटर का, उसको शेप किसने दे रखा था, बलून ने, ठीक है। सेम ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर शेप देता है, प्रॉपर बाउंड्री देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। जैसे हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के हार्मफुल इफेक्ट से, वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी सेल के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, कुछ ही चीजों को, हर चीज, ऐसा नहीं है कि जो भी चीज आए वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर कर जाता है, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर एंट्री देता है जो सेल के लिए जरूरी है। यानी कि कोई भी आया, हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं। घर में कोई आता है तो क्या आप किसी अनजाने को अंदर बुलाते हो, नहीं ना, आप उसी को अंदर, जिसको आप जानते हो पहचानते हो, उसी को इन्वाइट करते हो। तो ऐसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, कुछ ही चीजों को एंट्री अलाउड करता है, हर चीज को एंट्री नहीं देता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये हो गया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही चीजों को अलाउ करता है, ठीक है। इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आए, चाहे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आए, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आए, तीनों का मतलब एक ही है। एक और बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स,
ठीक है, इतनी बातें हमने जान ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम जानते हैं कि काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो उनको हेल्प करती है फूड इंगल्फ करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है या पैरामीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमीबा का एग्जाम्पल देखते हैं। अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है ना, मतलब काफी फ्लेक्सिबल है, बलून से भी ज्यादा ये फ्लेक्सिबल है ना। तो ये कैसे फूड लेता है, कैसे इनटेक ऑफ फूड करता है, जैसे ही कोई फूड जो है इसके मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो उस जगह पे क्या होता है, एकदम से ऐसा माउथ जैसा जो है स्ट्रक्चर सा फॉर्म हो जाता है। देन इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये क्या करता है, ये जो है इस फूड को जो है अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, फिर उसको जो है डाइजेस्ट करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये अमीबा है, ये इसका जो ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कैसे किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज माउथ एक्ट कर रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसमें कोई परमानेंट माउथ नहीं है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में जैसे ही फूड आता है तो वो जो पार्ट है जहाँ पे फूड कांटेक्ट में आया है उतने पार्ट में क्या होता है, वो जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सीडोपोडिया भी कहा जाता है, मतलब फॉल्स माउथ। ठीक है, फॉल्स माउथ, एक्चुअल माउथ नहीं है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बिकॉज ऑफ दैट कि जो अमीबा है वो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ टाइम के लिए माउथ की तरह से एक्ट करता है, चीजों को बाहर की चीजों को इंगल्फ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, टू इंगल्फ द फूड, ठीक है, या टू टेक वाटर, किसी भी चीज को अंदर लेने की, इंगल्फ करने की, चाहे वो फूड है, चाहे वाटर है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर या फूड इनटू द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से फूड या वाटर का अंदर एंट्री होना, मूवमेंट होना। इसी का अपोजिट अगर जो अब अमीबा ने जो है फूड तो ले लिया, खा भी लिया, और साथ में क्या होगा, कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी, जैसे हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है इसको बाहर थ्रो करना भी जरूरी है। तो जो मूवमेंट है वेस्ट मटेरियल का, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, ये बाहर को जो है थ्रो हो जाएंगी। ठीक है, बाहर को क्या होगा, जो वेस्ट है वो वैक्यूल की फॉर्म में यहाँ किनारे तक आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आएगा। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गया और सारा वेस्ट बाहर चला गया पानी में। ठीक है, फिर से ये बंद हो गया। तो जब ये चीजों को अंदर लेता है उसे बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और जब ये चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर फेंकता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। ठीक है, इतनी बातें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्लियर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये काफी थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और साथ में जो है इलास्टिक होता है। ओके, और ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल, उसको एक प्रॉपर फिक्स बाउंड्री प्रोवाइड करता है। साथ में क्या करता है, ये इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ है, और ये लिविंग पार्ट है सेल का। ठीक है, लिविंग है ये। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये डबल लेयर होता है, 2 लेयर का बना होता है। ठीक है, डबल लेयर होता है। ठीक है, डबल लेयर होता है। ठीक है, डबल लेयर कैसे होता है, ठीक है, ये जो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है ना, तो इसकी जो है डबल लेयर होती है, बट इतना डिटेल स्ट्रक्चर आपकी अभी सिलेबस में नहीं है, तो अभी आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो आप। ठीक है, यस। देन वी स्टडीड कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये काफी फ्लेक्सिबल है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है ये बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ये एज माउथ भी एक्ट करता है, ये चीजों को इंगल्फ करने में हेल्प करता है एंड वेस्ट मटेरियल्स को बाहर थ्रो करने में हेल्प करता है। तो जब ये इंगल्फ करता है इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब ये एक्सक्रीट करता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टर्म कि जैसे कि हमने बात करा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर परमिट करता है, एंट्री देता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं क्या क्या नीड होती है सेल की, ऑक्सीजन की नीड होती है,
न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ठीक है, वाटर की नीड होती है। तो ये जो चीजें हैं ये सेल्स में एंटर करती कैसे हैं? तो लाइक जो भी गैसियस चीजें हैं, जो भी चीजें गैसियस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, ठीक है, तो वो जो चीजें हैं कैसे एंटर करती हैं सेल के अंदर, या सेल से बाहर कैसे जाती हैं? थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू क्या है वो चीजें सेल में एंट्री करती हैं या एग्जिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या होगा? जो चीजें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगा, जिसके अपोजिट में ऑक्सीजन बाहर से अंदर एंटर करेगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। कोई भी चीज अगर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर पे इसको आप करके देख सकते हैं, एक कंटेनर में आप वाटर ले लो, उस वाटर में आप 2-4 बूंद जो है इंक की डाल दो, रेड ब्लू ग्रीन कोई सा भी इंक डाल दो, ठीक है, डाल के छोड़ दो। अब आपको उसको मिलाना नहीं है, डाल के छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद देखोगे कि जो इंक है वो अपने आप इस पूरे वाटर में घुल जाएगा और वो फिर आपको जो है नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं है कि उस वाटर को पूरा कलर कर देगा, लेकिन वो उस पूरे वाटर में घुल जाएगा, आपको कहीं भी उसका जो है कंसंट्रेटेड अमाउंट नहीं दिखेगा। अब और डाल दो उसमें इंक, वो भी धीरे धीरे पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी आपको पूरा जो पानी है एक कलर का दिखने लग जाएगा, बट आपने उसको घोला तो नहीं है, वो अपने आप डिफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने ड्रॉप किया तो यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाद में क्या हुआ? वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो गया फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सेम ऐसे ही सेल के साथ भी होता है, जो चीज सेल के अंदर ज्यादा है वो बाहर जाएगी, जो बाहर ज्यादा है वो अंदर एंटर करेगी। तो इस तरह से जो है ये एक्सचेंज होता है, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जो ये डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, तो क्या ये इसके लिए हमने कोई एनर्जी, जो हमारा सेल है उसने कोई एनर्जी खर्च की? नहीं, ये अपने आप हुआ, ठीक है। पानी में जब हमने इंक डाला तो क्या उसको हमने घोला, हमने कोई ताकत लगाई, हमने कोई एफर्ट डाला? नहीं, वो अपने आप हुआ, कोई एनर्जी वहां पे खर्च नहीं हुई। तो डिफ्यूजन क्या है? ये एक पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट एनर्जी ये अपने आप होता है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज है ये होता है दो सेल्स के बीच में, या सेल्स और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल है तो वो जो सिंगल सेल है वो अपने अंदर से चीजों को बाहर एनवायरनमेंट में भेजेगा, एनवायरनमेंट से चीजों को अपने अंदर लेगा बाय डिफ्यूजन। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसमें भी क्या होगा? एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसफर होगा बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, या जो आयंस का एक्सचेंज है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस क्या है? ये एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया आपको, वाटर, उसमें हमने इंक डाल दिया, ठीक है, इंक अपने आप डिफ्यूज हो गया। तो यहाँ जो ये वाटर है और इंक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, है ना। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाटर है, इसमें हमने क्या किया? एक किशमिश रेजिन लिया, ठीक है, जो ड्राई रेजिन होता है वो हमने क्या किया? इसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा? कुछ घंटों के बाद जब आप देखेंगे तो जो ये रेजिन है, किशमिश है, बिल्कुल फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके बिल्कुल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो ये किशमिश ने वाटर एब्जॉर्ब किया तो इसने अपने आप एब्जॉर्ब किया, हमने कोई एफर्ट नहीं डाला, हमने पंप से इसमें पानी नहीं भरा, अपने आप वो एब्जॉर्ब हुआ। क्यों एब्जॉर्ब हुआ? क्योंकि किशमिश के अंदर क्या था? ड्राई मैटर बहुत ज्यादा था, ठीक है, ड्राई मैटर बहुत ज्यादा था। किशमिश के बाहर पानी ही पानी था, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे, ठीक है। तो हुआ क्या? जो वाटर है वो क्या होगा? वो सॉल्यूट के अकॉर्डिंग जो है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो किशमिश के अंदर पानी का अमाउंट बहुत कम, तो बाहर से पानी अंदर आया, ठीक है।
और ये तब तक एंटर करता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना रीच हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये स्वेल हो गया। अब आप देखेंगे कि जो ये किशमिश है जिसमें वाटर एंटर हुआ है, ठीक है, किशमिश और वाटर के बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन है। किशमिश का जो बाहर का जो छिलका होता है, ठीक है, वो एज क्या एक्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन एक्ट कर रहा है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। जो किशमिश का जो आउटर पार्ट है, जो कि उसको हम एक मेम्ब्रेन मान के चलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हुआ। तो यहाँ भी क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ सब पार्टिकल हुआ, कहाँ से, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। पानी जो है वो हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव हुआ, ठीक है। लेकिन किसके थ्रू मूव हुआ, एक मेम्ब्रेन के थ्रू मूव हुआ, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ऑस्मोसिस, मींस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। क्लियर हो गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। अब जो ये ऑस्मोसिस है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ऑस्मोसिस को, ठीक है। अब जो वाटर है प्लांट्स में जो भी वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो वो सिर्फ पानी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे आयंस भी मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑस्मोसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ऑस्मोसिस के जो प्लांट्स में जो वाटर है, ठीक है, वाटर में कुछ पार्टिकल्स भी मिक्स्ड होंगे, कुछ आयंस मिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा, वो किसका सॉल्यूशन होगा, कुछ सॉल्यूट का, जो कि डिसॉल्व होते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, ओके। तो जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है आइसोटोनिक, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट से इसको समझते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सॉल्यूट का अमाउंट है अगर वो ज्यादा है किससे, सॉल्वेंट से, ठीक है, जो रेशो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, अगर सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से तो वो हो गया हाइपर, ठीक है। और अगर सॉल्यूट जो है वो कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, वो हो गया हाइपो, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल डाइल्यूट होगा, ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड होगा बिकॉज सॉल्यूट ज्यादा है, ये थोड़ा डाइल्यूट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है। आइसो मतलब क्या हुआ, जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है, ठीक है, कोई भी जो है डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों बराबर है, ओके। अब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो होता क्या है, ये कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में हम क्या रख दिया, हमने इसको भर दिया हमने पानी से, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है, नमक हमने डाल दिया। यहाँ पे हमने पानी लिया, ठीक है, इसमें जो हमने नमक डाला वो पहले वाले थोड़ा सा कम नमक डाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने ठीक ठाक डाला, ना ज्यादा ना कम। अब हम क्या करेंगे, तीनों में ही एक एनिमल सेल को रख देंगे, तीनों में ही हम एक एनिमल सेल रख देते हैं, या एनिमल सेल छोड़ो, आप एक किशमिश ही रख दो, किशमिश तीनों में रख दो, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो पहला वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है पानी के रेशो में, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जो हमारा सेल है, जो एनिमल सेल है, ठीक है, होगा क्या, इस एनिमल सेल से पानी बाहर को मूव करेगा इसके सराउंडिंग में, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर जो पानी का रेशो है सॉल्यूट के कंपैरिजन में वो कम है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो है उसमें वाटर सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो सॉल्वेंट क्या होगा, पानी वो अंदर से बाहर को जाएगा, और जब पानी सेल के अंदर से निकलेगा बाहर की तरफ तो सेल कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। अब हाइपोटोनिक में आते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट बाहर कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है, नमक कम है, ठीक है।
तो जो प्लांट सेल, जो एनिमल सेल है हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अब बाहर से पानी खींचना शुरू करेगा अपने अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर के रेशो के कंपैरिजन में जो एनिमल सेल है हमारा उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर से पानी क्या होगा, वो अंदर की तरफ एंटर होना शुरू होगा, और जब बाहर से पानी एंटर होगा तो स्वेल क्या हो जाएगा, जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आइसो है, ठीक है, जो रेशो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेल के अंदर है वही बाहर भी है, तो तो कुछ भी मूव क्यों करेगा, पानी क्यों अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा, सब कुछ तो इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे नो चेंज, सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सेल क्या हुआ, श्रिंक हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, वो फूल गया, स्वेल हो गया, और यहाँ क्या हुआ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ सेल में। इट्स क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो पूरी बातें हैं ये किसके बारे में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसे होता है, वो हमने समझ लिया बाय दिस ऑस्मोसिस, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, थिन है, ये फ्लेक्सिबल है, बाउंड्री देता है, प्रोटेक्शन देता है इनर कंटेंट्स ऑफ सेल को, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही चीजों को एंट्री देता है, ठीक है। कैसे एंट्री देता है, बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के थ्रू किसको एंट्री देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कुछ आयंस हैं। ऑस्मोसिस के थ्रू किसको एंट्री देता है, वाटर को, कि वाटर एंटर करेंगे या एग्जिट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो पूरी बातें हैं, दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो 9th क्लास में हैं, ठीक है, 10th क्लास में हैं, उन्हें आप रिकमेंड कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।